कुंभ मेला। मुझे डॉक्टर प्राण जीवनदास मेहता से मिलने रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेंद्रनाथ बसु का निमंत्रण पाकर मैं कलकत्ते में उनके घर ठहरा था। यहाँ बंगाली शिष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। उन दिनों मैं फलाहार ही करता था। मेरे साथ लड़का रामदास था। कलकत्ते में जितने प्रकार का सूखा और हरा मेवा मिला उतना सब इकट्ठा किया गया था। स्त्रियों ने रात भर जागकर पिस्तों वगैरह को भिगोकर उनके छिलके उतारे थे और ताजे फल भी जितनी सुघड़ता से सजाए जा सकते थे सजाए गए थे। मेरे साथियों के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे। मैं इस प्रेम और शिष्टाचार को तो समझा, लेकिन एक दो मेहमानों के लिए समूचे परिवार का सारे दिन व्यस्त रहना मुझे असह्य प्रतीत हुआ। परंतु इस मुसीबत से बचने का मेरे पास कोई इलाज न था। रंगून जाते समय स्टीमर में मैं डेक का यात्री था। यदि श्री बसु के यहाँ प्रेम की मुसीबत थी तो स्टीमर में अप्रेम की मुसीबत। डेक के यात्री के कष्टों को मैंने बुरी तरह अनुभव किया। नहाने की जगह तो इतनी गंदी थी कि वहां खड़ा रहना कठिन था। पाखाने नरक के कुंड बने थे। मेरे लिए ये असुविधाएं भयंकर थीं। मैं जहाज के अधिकारी के पास पहुंचा, पर सुनता कौन। यात्रियों ने अपनी गंदगी से डेक को गंदा कर डाला था। वे जहां बैठे होते वहां थूक देते, वहीं पीक की पिचकारियां चलाते और खाने पीने का बचा हुआ कचरा वहीं डाल देते। बातचीत से होने वाले कोलाहल की कोई सीमा न थी। सब कोई अपने लिए अधिक से अधिक जगह घेरने की कोशिश करता। कोई किसी प्रकार की सुविधा का विचार तक न करता था। वे स्वयं जितनी जगह घेरते थे उनका सामान उससे अधिक जगह घेर लेता था। ये 2 दिन बड़ी घबराहट में बीते। रंगून पहुंचने पर मैंने एजेंट को सारा हाल लिख भेजा। लौटते समय भी मैं डेक पर ही आया, पर इस पत्र के और डॉक्टर मेहता के प्रबंध के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक सुविधा से आया। मेरे फलाहार का झंझट तो यहाँ पर भी अधिक रहता ही था। डॉक्टर मेहता के साथ ऐसा संबंध था कि उनके घर को मैं अपना ही घर समझ सकता था। इससे मैंने पदार्थों पर तो अंकुश रख लिया था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा निश्चित नहीं की थी। इस कारण तरह तरह का जो मेवा आता था उसका मैं विरोध न करता। नाना प्रकार की वस्तुएं आंखों और जीभ को रुचिकर लगती। खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। मैं स्वयं जल्दी खा लेना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर तो नहीं होती थी। फिर भी रात के 8-9 तो सहज ही बज जाते। सन 1915 में हरिद्वार में कुंभ का मेला था। उसमें जाने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे महात्मा मुंशी राम जी के दर्शनों के लिए जरूर जाना था। कुंभ के अवसर पर गोखले के भारत सेवक समाज ने एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी। उसका प्रबंध श्री हृदयनाथ कुंजरू के जिम्मे था। स्वर्गीय डॉक्टर देव भी उसमें थे। उनका ये प्रस्ताव था कि इस काम में मदद करने के लिए मैं भी अपनी टुकड़ी लेकर आऊं। शांति निकेतन वाली टुकड़ी को लेकर मगनलाल गांधी मुझसे पहले हरिद्वार पहुंच गए थे। रंगून से लौटकर मैं भी उनसे जा मिला। कलकत्ते से हरिद्वार पहुंचने में खूब परेशानी उठानी पड़ी। गाड़ी के डिब्बों में कभी कभी रोशनी तक न होती थी। सहारनपुर से तो यात्रियों को माल के या जानवरों के डिब्बों में ही ठूंस दिया गया था। खुले बिना छत वाले डिब्बों पर दोपहर का सूरज तपता था। नीचे निरे लोहे का फर्श था। हमने शांति निकेतन में ही ये देख लिया था कि भंगी का काम करना हिंदुस्तान में हमारा खास धंधा ही बन जाएगा। स्वयं सेवकों के लिए किसी धर्मशाला में तंबू लगाए गए थे। पाखानों के लिए डॉक्टर देव ने गड्ढे खुदवाए थे, पर उन गड्ढों की सफाई का प्रबंध तो ऐसे अवसर पर जो थोड़े से वैतनिक भंगी मिल सकते थे उन्हीं के द्वारा वो करवा सकते थे। इन गड्ढों में जमा होने वाले पाखाने को समय समय पर ढकने और दूसरी तरह से उन्हें साफ रखने का काम फीनिक्स की टुकड़ी के जिम्मे कर देने की मेरी मांग को डॉक्टर देव ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस सेवा की मांग तो मैंने की, लेकिन इसे करने का बोझ मगनलाल गांधी ने उठाया। मेरा धंधा अधिकतर डेरे के अंदर बैठकर लोगों को दर्शन देने का और आने वाले अनेक यात्रियों के साथ धर्म की या ऐसी ही दूसरी चर्चाएं करने का बन गया। मैं दर्शन देते देते अकुला उठा। मुझे उनसे 1 मिनट की भी फुर्सत न मिलती। नहाने जाते समय भी दर्शनाभिलाषी मुझे अकेला न छोड़ते। फलाहार के समय तो एकांत होता ही कैसे। अपने तंबू के किसी भी हिस्से में मैं एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं बैठ पाया। दक्षिण अफ्रीका में जो थोड़ी बहुत सेवा मुझसे बन पड़ी थी, उसका कितना गहरा प्रभाव सारे भारत खंड पर पड़ा है, इसका अनुभव मैंने हरिद्वार में किया। यहाँ मैंने 5 पैरों वाली एक गाय देखी। मुझे तो आश्चर्य हुआ ही, किंतु अनुभवी लोगों ने मेरा अज्ञान तुरंत दूर कर दिया। 5 पैरों वाली गाय दुष्ट और लोभी लोगों के लोभ की बलिरूप थी,
गाय के कंधे को चीरकर उसमें जिंदा बछड़े का काटा हुआ पैर फंसाकर कंधे को सी दिया जाता था और इस दोहरे कसाईपन का उपयोग अज्ञानी लोगों को ठगने में किया जाता था। 5 पैरों वाली गाय के दर्शन के लिए कौन हिंदू न ललचाएगा? उस दर्शन के लिए वो जितना दान दे उतना कम है। कुंभ का दिन आया। मेरे लिए वो धन्य घड़ी थी। मैं यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गया था। तीर्थ क्षेत्र में पवित्रता की शोध में भटकने का मोह मुझे कभी नहीं रहा। किंतु 17 लाख लोग पाखंडी नहीं हो सकते। कहा गया था कि मेले में 17 लाख लोग आए होंगे। इसमें असंख्य लोग पुण्य कमाने के लिए, शुद्धि प्राप्त करने के लिए आए थे। इसमें मुझे कोई शंका न थी। ये कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है कि इस प्रकार की श्रद्धा आत्मा को किस कदर तक ऊपर उठाती होगी। मैं बिछोने पर पड़ा पड़ा विचार सागर में डूब गया। चारों ओर फैले हुए पाखंड के बीच ये पवित्र आत्माएं भी है। ये ईश्वर के दरबार में दंडनीय नहीं मानी जाएंगी। यदि ऐसे अवसर पर हरिद्वार में आना ही पाप हो तो मुझे सार्वजनिक रूप से उसका विरोध करके कुंभ के दिन तो हरिद्वार का त्याग करना ही चाहिए। यदि यहाँ आने में और कुंभ के दिन रहने में पाप न हो तो मुझे कोई न कोई कठोर व्रत लेकर प्रचलित पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा जीवन व्रतों की नींव पर रचा हुआ है, इसलिए मैंने कोई कठिन व्रत लेने का निश्चय किया। मुझे उस अनावश्यक परिश्रम की याद आई जो कलकत्ते और रंगून में यजमानों को मेरे लिए उठाना पड़ा था। इसलिए मैंने आहार की वस्तुओं की मर्यादा बांधने और अंधेरे से पहले भोजन करने का व्रत लेने का निश्चय किया। मैंने देखा कि यदि मैं मर्यादा की रक्षा नहीं करता हूं तो यजमानों के लिए मैं भारी असुविधा का कारण बन जाऊंगा और सेवा करने के बदले हर जगह लोगों को मेरी सेवा में उलझाए रहूंगा। अतएव 24 घंटों में 5 चीजों से अधिक कुछ न खाने का और रात्रि भोजन के त्याग का व्रत तो मैंने ले ही लिया। दोनों की कठिनाई का पूरा विचार कर लिया। मैंने इस व्रत में एक भी गली न रखने का निश्चय किया। बीमारी में दवा के रूप में बहुत सी चीजें लेना या न लेना, दवा की गिनती खाने की वस्तुओं में करना या न करना, इन सब बातों को सोच लिया और निश्चय किया कि खाने के कोई भी पदार्थ मैं 5 से अधिक न लूंगा। इन 2 व्रतों को लिए अब 13 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने मेरी काफी परीक्षा की है, किंतु जिस प्रकार परीक्षा की है उसी प्रकार ये व्रत मेरे लिए काफी ढाल स्वरूप भी सिद्ध हुए हैं। मेरा ये मत है कि इन व्रतों के कारण मेरा जीवन बढ़ा है और मैं मानता हूं कि इन्हीं की वजह से अनेक बार मैं कई बीमारियों से बच गया हूं। लक्ष्मण झूला। जब मैं पहाड़ से दिखने वाले महात्मा मुंशीराम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया तो मुझे वहां बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। ब्रह्मचारी मेरे पास से हटते न थे। रामदेव जी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरंत पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतभेद का अनुभव हुआ, फिर भी हम परस्पर स्नेह की गांठ से बंध गए। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में रामदेव जी और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुख हुआ। मैंने लक्ष्मण झूले की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतों ने मुझे सलाह दी थी कि ऋषिकेश गए बिना मैं हरिद्वार न छोड़ूं। मुझे वहां पैदल जाना था, इसलिए एक मंजिल ऋषिकेश की और दूसरी लक्ष्मण झूले की थी। ऋषिकेश में अनेक सन्यासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फीनिक्स मंडल मेरे साथ था। उन सबको देखकर उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। हमारे बीच धर्म की चर्चा हुई। उन्होंने देखा कि मुझ में धर्म की तीव्र भावना है। मैं गंगा स्नान करके आया था, इसलिए शरीर खुला था। मेरे सिर पर शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने कहा, आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते हैं, इससे हमारे समान लोगों को दुख होता है। ये 2 हिंदू धर्म की बहाय संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिंदू को इन्हें धारण करना चाहिए। काठियावाड़ के वैश्य परिवारों में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था, पर पहले 3 वर्णों को जनेऊ पहनना चाहिए, इस आशय का नया प्रचार चल रहा था। उसके फलस्वरूप गांधी कुटुंब के कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे थे। जो ब्राह्मण हम 2-3 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाते थे, उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया और अपने पास कुंजी रखने का कोई कारण न होते हुए भी मैंने 2-3 कुंजियां उसमें लटका ली। जनेऊ के टूट जाने पर उसका मोह उतर गया था या नहीं सो तो याद नहीं, पर मैंने नया जनेऊ नहीं पहना। बड़ी उम्र होने पर हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी दूसरों ने मुझे जनेऊ पहनाने का प्रयत्न किया था,
पर मेरे ऊपर उनकी दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। यदि शूद्र जनेऊ न पहन सकें तो दूसरे वर्ण क्यों पहने? जिस बाह्य वस्तु की प्रथा हमारे कुटुंब में नहीं थी, उसे आरंभ करने का मुझे एक भी सबल कारण नहीं मिला। मेरा जनेऊ पहनने से कोई विरोध नहीं था, किंतु उसे पहनने का कोई कारण नहीं दिखाई देता था। वैष्णव होने के नाते मैं कंठी पहनता था। शिखा तो गुरुजन हम भाइयों के सिर पर रखवाते ही थे, पर विलायत जाने के समय मैंने इस शर्म के मारे शिखा काट दी कि वहां सिर खुला रखना होगा। गोरे शिखा देखकर हंसेंगे और मुझे जंगली समझेंगे। मेरे साथ रहने वाले मेरे भतीजे छगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में बड़ी श्रद्धा के साथ शिखा रखते थे। ये शिखा उनके सार्वजनिक काम में बाधक होगी, इस भ्रम के कारण मैंने उनका मन दुखाकर भी उसे कटवा दिया था। यूं शिखा रखने में मुझे शर्म लगती थी। मैंने स्वामी जी को उपर्युक्त बातें कह सुनाई और कहा, मैं जनेऊ तो धारण नहीं करूंगा। जिसे न पहनते हुए भी असंख्य हिंदू माने जाते हैं, उसे पहनने की मैं अपने लिए कोई जरूरत नहीं देखता। फिर जनेऊ धारण करने का अर्थ है दूसरा जन्म लेना, अर्थात स्वयं संकल्प पूर्वक शुद्ध बनना और ऊर्ध्वगामी बनना। आजकल हिंदू समाज और हिंदुस्तान दोनों गिरी हुई हालत में हैं। उसमें जनेऊ धारण करने का हमें अधिकार ही कहाँ है? हिंदू समाज को जनेऊ का अधिकार तभी हो सकता है जब वो अस्पृश्यता का मैल धो डाले, ऊंच नीच की बात भूल जाए, जड़ जमाए हुए दूसरे दोषों को दूर करे और चारों ओर फैले हुए अधर्म तथा पाखंड का अंत कर दे। इसलिए जनेऊ धारण करने की आपकी बातें मेरे गले नहीं उतरती, किंतु शिखा के संबंध में आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। शिखा तो मैं रखता था, लेकिन मैंने उसे शर्म और डर के मारे काट डाला है। मुझे लगता है कि शिखा धारण अब करनी चाहिए। मैं इस संबंध में अपने साथियों से चर्चा करूंगा। स्वामी जी को जनेऊ के बारे में मेरी दलील अच्छी नहीं लगी। जो कारण मैंने न पहनने के लिए दिए थे, वे उन्हें पहनने के पक्ष में दिखाई पड़े। जनेऊ के विषय में ऋषिकेश में मैंने जो विचार प्रकट किए थे, वे आज भी लगभग उसी रूप में कायम हैं। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं, तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब बाह्य संज्ञा केवल आडंबर बन जाती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्म से अलग बताने के काम आती है, तब वो त्याज्य हो जाती है। मैं नहीं मानता कि आजकल जनेऊ हिंदू धर्म को ऊपर उठाने का साधन है, इसलिए उसके विषय में मैं तटस्थ हूं। शिखा का त्याग स्वयं मेरे लिए लज्जा का कारण था, इसलिए साथियों से चर्चा करके मैंने उसे धारण करने का निश्चय किया। अब हमें लक्ष्मण झूले की ओर चलना चाहिए। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत भले लगे। प्राकृतिक कला को पहचानने की पूर्वजों की शक्ति के विषय में और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दीर्घ दृष्टि के विषय में मैंने मन ही मन अत्यंत आदर का अनुभव किया। हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच न था। लक्ष्मण झूला जाते हुए लोहे का झूलता पुल देखा। लोगों से सुना कि ये पुल पहले रस्सियों का था और मजबूत था। उसे तोड़कर एक उदार हृदय मारवाड़ी सज्जन ने बड़ा दान देकर लोहे का पुल बनवा दिया और उसकी चाबी सरकार को सौंप दी। रस्सियों के पुल की मुझे कोई कल्पना नहीं है, पर लोहे का पुल प्राकृतिक वातावरण को कलुषित कर रहा था और बहुत अप्रिय मालूम होता था। यात्रियों के इस रास्ते की चाबी सरकार को सौंप दी गई। ये चीज मेरी उस समय की वफादारी को असह्य लगी, पर हरिद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य सिद्ध हुए। मुझे कहाँ बसना और क्या करना चाहिए, इसका निश्चय करने में हरिद्वार के अनुभवों ने मेरी बड़ी मदद की। आश्रम की स्थापना। कुंभ की यात्रा मेरी हरिद्वार की दूसरी यात्रा थी। सन 1915 के मई महीने की 25 तारीख के दिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। श्रद्धानंद जी की इच्छा थी कि मैं हरिद्वार में बसूं। कलकत्ते के कुछ मित्रों की सलाह बैजनाथ धाम में बसने की थी और कुछ मित्रों का प्रबल आग्रह राजकोट में बसने का था। अहमदाबाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। ये भी धारणा थी कि चूंकि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह हो सकेगा। साथ ही आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद करेंगे। अहमदाबाद के मित्रों के साथ मैंने जो चर्चाएं की, उसमें अस्पृश्यों का प्रश्न भी चर्चा का विषय बना। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई योग्य अंतज्य भाई आश्रम में भर्ती होना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य भर्ती करूंगा।
आपकी शर्तों का पालन कर सकने वाले अंत्यज कौन रास्ते में पड़े हैं? यूं कहकर एक वैष्णव मित्र ने अपने मन का समाधान कर लिया और आखिर अहमदाबाद में मैंने बसने का निश्चय किया। मकानों की तलाश करते हुए कोचरब में श्री जीवनलाल बैरिस्टर का मकान किराए पर लेने का निश्चय हुआ। श्री जीवनलाल मुझे अहमदाबाद में बसाने वालों में अग्रगण्य थे। तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रम का नाम क्या रखा जाए। मैंने मित्रों से सलाह की। कई नाम सामने आए। सेवाश्रम, तपोवन इत्यादि नाम सुझाए गए। मैंने और साथियों ने मिलकर सत्याग्रह आश्रम नाम पसंद किया। इस नाम से सेवा का और सेवा की पद्धति का भाव सहज ही प्रकट होता था। आश्रम चलाने के लिए नियमावली की आवश्यकता थी, अतः मैंने नियमावली का मसविदा तैयार करके उस पर मित्रों की राय मांगी। आश्रम में इस समय लगभग 13 तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका से 5 मेरे साथ तमिल बालक आए थे और दूसरे यहीं के थे। लगभग 25 स्त्री पुरुषों से आश्रम का आरंभ हुआ। सब एक रसोई में भोजन करते थे और इस तरह रहने की कोशिश करते थे मानो एक ही कुटुंब के हों। आश्रम को कायम किए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इतने में जैसी कसौटी की मुझे आशा नहीं थी, वैसी कसौटी हमारी हुई। भाई अमृतलाल ठक्कर का पत्र मिला। एक गरीब और प्रामाणिक अंतज्य परिवार है, वो आपके आश्रम में रहना चाहता है, क्या उसे भर्ती करेंगे? मैं चौंका। ठक्कर बापा जैसे पुरुष की सिफारिश लेकर कोई अंतज्य परिवार इतनी जल्दी आएगा, मुझे इसकी आशा न थी। मैंने साथियों को वो पत्र पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने उसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्कर को लिखा गया कि यदि वो परिवार आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो तो हम उसे भर्ती करने के लिए तैयार हैं। दूदा भाई, उनकी पत्नी दानी बहन और दूध पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूदा भाई बंबई में शिक्षक का काम करते थे। नियमों का पालन करने को वे तैयार थे। उन्हें आश्रम में रख लिया गया। सहायक मित्र मंडली में खलबली मच गई। जिस कुएं में बंगले के मालिक का हिस्सा था, उस कुएं से पानी भरने में हमें अड़चन होने लगी। चरस वाले पर हमारे पानी के छींटे पड़ जाते तो वो भ्रष्ट हो जाता। उसने गालियां देना और दूदा भाई को सताना शुरू किया। मैंने सबसे कह दिया कि गालियां सहते जाओ और दृढ़ता पूर्वक पानी भरते रहो। हमें चुपचाप गालियां सुनते देखकर चरस वाला शर्मिंदा हुआ और आखिरकार उसने गालियां देना बंद कर दिया। पर पैसे की मदद बंद हो गई। जिस भाई ने आश्रम के नियमों का पालन करने वाले अंत्यजों के प्रवेश के बारे में पहले से ही शंका की थी, उन्हें तो आश्रम में अंत्यज के भर्ती होने की आशा ही नहीं थी। पैसों की मदद बंद होने के साथ बहिष्कार की अफवाहें मेरे कानों तक आने लगीं। मैंने साथियों से चर्चा करके तय कर रखा था कि यदि हमारा बहिष्कार किया जाए और हमें कहीं से कोई मदद न मिले तो भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। अंत्यजों की बस्ती में जाकर उनके साथ रहेंगे और जो कुछ मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे। आखिर मगनलाल ने मुझे नोटिस दिया। अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने धीरज से जवाब दिया, तो हम अंत्यजों की बस्ती में रहने जाएंगे। मुझ पर ऐसा संकट पहली बार नहीं आया था। हर बार अंतिम घड़ी में प्रभु ने मदद भेजी है। मगनलाल के नोटिस देने के तुरंत ही बाद एक दिन सवेरे किसी लड़के ने आकर खबर दी, बाहर मोटर खड़ी है और एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटर के पास गया। सेठ ने मुझसे पूछा, मेरी इच्छा आश्रम को कुछ मदद देने की है, आप लेंगे? मैंने जवाब दिया, अगर आप कुछ देंगे तो मैं जरूर लूंगा। मुझे कबूल करना चाहिए कि इस समय मैं आर्थिक संकट में भी हूं। मैं कल इसी समय आऊंगा, तब आप आश्रम में होंगे? मैंने हाँ कहा और सेठ चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर मोटर का भोंपू बोला। लड़कों ने खबर दी। सेठ अंदर नहीं आए। मैं उनसे मिलने गया। वो मेरे हाथ पर 13,000 के नोट रखकर विदा हो गए। मैंने इस मदद की कभी आशा नहीं रखी थी। मदद की ये रीति भी नहीं देखी। उन्होंने आश्रम में पहले कभी कदम नहीं रखा था। मुझे याद आता है कि मैं उनसे एक ही बार मिला था। न आश्रम में आना, न कुछ पूछना, बाहर ही बाहर पैसे देकर लौट जाना, ऐसा मेरा पहला अनुभव था। इस सहायता के कारण अंत्यजों की बस्ती में जाना रुक गया। मुझे लगभग 1 साल का खर्च मिल गया था। पर जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रम में भी मची। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहाँ अंत्यज आदि आते रहते और भोजन करते थे, तथापि ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अंत्यज कुटुंब का आना मेरी पत्नी को और आश्रम की दूसरी स्त्रियों को पसंद आया। दानी बहन के प्रति घृणा नहीं तो उनकी उदासीनता ऐसी थी जिसे मेरी अत्यंत सूक्ष्म आंखें देख लेती थीं और तेज कान सुन लेते थे। आर्थिक सहायता के अभाव के डर ने मुझे जरा भी चिंतित नहीं किया था,
पर ये आंतरिक क्षोभ कठिन सिद्ध हुआ। दानी बहन साधारण स्त्री थी। दूदा भाई की शिक्षा भी साधारण थी, पर उनकी बुद्धि अच्छी थी। उनका धीरज मुझे पसंद आया था। उन्हें कभी कभी गुस्सा आता था, पर कुल मिलाकर उनकी सहन शक्ति की मुझ पर अच्छी छाप पड़ी थी। मैं दूदा भाई को समझाता था कि वे छोटे मोटे अपमान पी लिया करें। वो समझ जाते थे और दानी बहन से भी सहन करवाते थे। इस परिवार को आश्रम में रखकर आश्रम ने बहुतेरे पाठ सीखे हैं और प्रारंभिक काल में ही इस बात के बिल्कुल स्पष्ट हो जाने से कि आश्रम में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है, आश्रम की मर्यादा निश्चित हो गई और इस दिशा में उसका काम बहुत सरल हो गया। इसके बावजूद आश्रम का खर्च बराबर बढ़ता रहने पर भी मुख्यतः कट्टर माने जाने वाले हिंदुओं की तरफ से ही मिलता रहा। कदाचित ये इस बात का स्पष्ट सूचक है कि अस्पृश्यता की जड़ें अच्छी तरह हिल गई हैं। इसके दूसरे प्रमाण तो अनेकों हैं, परंतु जहां अंत्यज के साथ रोटी तक का व्यवहार रखा जाता हो, वहां भी अपने को सनातनी मानने वाले हिंदू मदद दें, ये कोई नगण्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके आगे की कथा यद्यपि मेरी दृष्टि में सत्य के शोधक के लिए जानने योग्य है, तथापि मुझे डर है कि वो अधूरी ही दी जा सकेगी। तिस पर भी मेरी इच्छा और आशा ये है कि भगवान पहुंचने दें तो असहयोग के युग तक मैं पहुंच जाऊं। नील का दाग। चंपारण जनक राजा की भूमि है। जिस तरह चंपारण में आम के वन है, उसी तरह सन 1917 में वहां नील के खेत थे। चंपारण के किसान अपनी ही जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती उसके असल मालिकों के लिए करने के कानून से बंधे हुए थे। इसलिए इसे वहां 3 कठिया कहा जाता था। 20 कट्ठे का वहां 1 एकड़ था और उनमें से 3 कट्ठे जमीन में नील बोने की प्रथा को 3 कठिया कहते थे। राजकुमार शुक्ल नामक चंपारण के एक किसान थे। उन पर दुख पड़ा था। ये दुख उन्हें अखरता था, लेकिन अपने इस दुख के कारण उनमें नील के इस दाग को सबके लिए धो डालने की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। जब मैं लखनऊ कांग्रेस में गया तो वहां इस किसान ने मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू, आपको सब हाल बताएंगे, वाक्य वे कहते जाते और चंपारण आने का निमंत्रण दे जाते। मैंने उनसे चंपारण की थोड़ी कथा सुनी। अपने रिवाज के अनुसार मैंने जवाब दिया, खुद देखे बिना इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। आप कांग्रेस में बोलिएगा, मुझे तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए। राजकुमार शुक्ल को कांग्रेस की मदद की जरूरत तो थी ही। बृजकिशोर बाबू कांग्रेस में चंपारण के बारे में बोले और सहानुभूति सूचक प्रस्ताव पास हुआ। राजकुमार शुक्ल प्रसन्न हुए, पर इतने से ही उन्हें संतोष न हुआ। वे तो खुद मुझे चंपारण के किसानों के दुख बताना चाहते थे। मैंने कहा, अपने भ्रमण में मैं चंपारण को भी सम्मिलित कर लूंगा और वहां 1-2 दिन ठहरूंगा। 1 दिन काफी होगा, नजरों से देखिए तो सही। लखनऊ से मैं कानपुर गया था, वहां भी राजकुमार शुक्ल हाजिर थे। यहां से चंपारण बहुत नजदीक है, 1 दिन दे दीजिए। अभी मुझे माफ कीजिए, पर मैं चंपारण आने का वचन देता हूं। ये कहकर मैं ज्यादा बंध गया। मैं आश्रम गया तो राजकुमार शुक्ल वहां भी मेरे पीछे लगे रहे। अब तो दिन मुकर्रर कीजिए। मैंने कहा, मुझे फलां तारीख को कलकत्ते जाना है, वहां आइए और मुझे ले जाइए। सन 1917 के आरंभ में कलकत्ते से हम 2 व्यक्ति रवाना हुए। दोनों की एक सी जोड़ी थी, दोनों किसान जैसे लगते थे। राजकुमार शुक्ल जिस गाड़ी में ले गए उस पर हम दोनों सवार हुए। सवेरे पटना उतरे। मुझे वो राजेंद्र बाबू के घर ले गए। राजेंद्र बाबू पुरी अथवा और कहीं गए थे। बंगले पर 2-1 नौकर थे। मेरे साथ खाने की कुछ सामग्री थी। मुझे थोड़ी खजूर की जरूरत थी। बेचारे राजकुमार शुक्ल बाजार से ले आए, पर बिहार में तो छुआछूत का बहुत कड़ा रिवाज था। मेरी बाल्टी के पानी के छींटे नौकर को भ्रष्ट करते थे। नौकर को क्या पता कि मैं किस जाति का हूं। राजकुमार शुक्ल ने अंदर के पखाने का उपयोग करने को कहा। नौकर ने बाहर के पखाने की ओर इशारा किया। मेरे लिए इसमें परेशान या गुस्सा होने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार के अनुभव कर करके मैं बहुत पक्का हो गया था। नौकर तो अपने धर्म का पालन कर रहा था। बिहारी सरलता। मौलाना मजहरुल हक और मैं एक समय लंदन में पढ़ते थे। उसके बाद हम बंबई में सन 1915 की कांग्रेस में मिले। उस साल वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पुरानी पहचान बताकर कहा था कि आप कभी पटना आए तो मेरे घर अवश्य पधारिए। इस निमंत्रण के आधार पर मैंने उन्हें पत्र लिखा और काम बताया। वे तुरंत अपनी मोटर लाए और मुझे अपने घर ले चलने का आग्रह किया। मैंने उनका आभार माना और उनसे कहा
कि जिस जगह मुझे जाना है वहां के लिए वो मुझे पहली ट्रेन से रवाना कर दें। रेलवे गाइड से मुझे कुछ पता नहीं चल सकता था। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से बातें की और सुझाया कि पहले मुझे मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर की ट्रेन जाती थी। उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। उन दिनों आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर नगर में रहते थे। मैं उन्हें जानता था। जब मैं हैदराबाद गया था तब उनके महान त्याग की, उनके जीवन की और उनके पैसे से चलने वाले आश्रम की बात डॉक्टर चौथ राम के मुंह से मैंने सुनी थी। वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्रोफेसर थे। इस समय प्रोफेसरी छोड़ चुके थे। मैंने उन्हें तार किया। ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंचती थी। वे अपने शिष्य मंडल के साथ स्टेशन पर आए थे। उनमें से रामनवमी प्रसाद मुझे याद रह गए हैं। उन्होंने अपने आग्रह में मेरा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, आप जो काम करने आए हैं वो इस जगह नहीं होगा। आपको तो हम जैसों के यहाँ ठहरना चाहिए। गया बाबू यहाँ के प्रसिद्ध वकील हैं। उनकी ओर से मैं आग्रह करता हूँ कि आप उनके घर ठहरिए। हम सब सरकार से डरते जरूर हैं, लेकिन हमसे जितनी बनेगी उतनी मदद हम आपकी करेंगे। राजकुमार शुक्ल की बहुत सी बातें सच हैं। दुख इस बात का है कि आज हमारे नेता यहाँ नहीं हैं। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद को मैंने तार किए हैं। दोनों तुरंत यहाँ आ जाएंगे और आपको पूरी जानकारी और मदद दे सकेंगे। मेहरबानी करके आप गया बाबू के यहाँ चलिए। इस भाषण से मैं ललचाया। इस डर से कि कहीं मुझे अपने घर में ठहराने से गया बाबू कठिनाई में न पड़ जाएं, मुझे संकोच हो रहा था। गया बाबू ने मुझे निश्चिंत कर दिया। मैं गया बाबू के घर गया। उन्होंने और उनके परिवार वालों ने मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दिया। ब्रजकिशोर बाबू दरभंगा से आए, राजेंद्र बाबू पुरी से। यहाँ जिन्हें देखा वे लखनऊ वाले ब्रजकिशोर प्रसाद नहीं थे। उनमें बिहारवासी की नम्रता, सादगी, भलमनसी, असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हर्ष से छलक उठा। ब्रजकिशोर बाबू के प्रति बिहार के वकील मंडल का आदर भाव देखकर मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। इस मंडल के और मेरे बीच जीवन भर की गांठ बंध गई। ब्रजकिशोर बाबू ने मुझे सारी हकीकतों की जानकारी दी। वे गरीब किसानों के लिए मुकदमे लड़ते थे। ऐसे 2 मुकदमे चल रहे थे। इस तरह के मुकदमों की पैरवी करके वो थोड़ा व्यक्तिगत आश्वासन प्राप्त कर लिया करते थे। कभी कभी उसमें वो विफल भी हो जाते थे। इन भोले किसानों से फीस तो वो लेते ही थे। त्यागी होते हुए भी ब्रजकिशोर बाबू अथवा राजेंद्र बाबू मेहनताना लेने में कभी संकोच नहीं करते थे। उनकी दलील ये थी कि पेशे के काम में मेहनताना न लें तो उनका घर खर्च न चले और वे लोगों की मदद भी नहीं कर सकेंगे। उनके मेहनताने के और बंगाल तथा बिहार के बैरिस्टरों को दिए जाने वाले मेहनताने की कल्पना में न आ सकने वाले आंकड़े सुनकर मेरा दम घुटने लगा। साहब को हमने ओपिनियन के लिए 10,000 रुपए दिए। हजारों के सिवा तो मैंने बात ही न सुनी। इस मित्र मंडल ने इस विषय पर मेरा मीठा उलाहना प्रेम पूर्वक सुन लिया। उसका उन्होंने गलत अर्थ नहीं निकाला। मैंने कहा, इन मुकदमों को पढ़े जाने के बाद मेरी राय तो ये बनती है कि अब हमें ये मुकदमे लड़ना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मुकदमों में लाभ बहुत कम होता है। यहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों की मार्फत थोड़ा ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। जब तक ये 3 कठिया प्रथा रद्द न हो तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। मैं तो 2 दिन में जितना देखा जा सके उतना देख आया हूँ, लेकिन अब देख रहा हूँ कि ये काम तो 2 वर्ष भी ले सकता है। इतना समय भी लगे तो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे ये तो सूझ रहा है कि इस काम के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें आप सबकी मदद जरूरी है। ब्रजकिशोर बाबू को मैंने बहुत ठंडे दिमाग का पाया। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, हम में से जो मदद बनेगी हम देंगे, लेकिन हमें समझाइए कि आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं। इस बातचीत में हमने सारी रात बिता दी। मैंने कहा, मुझे आपकी वकालत की शक्ति का कम ही उपयोग करना होगा। आपके समान लोगों से मैं लेखक और दुभाषी का काम लेना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं ऐसे पसंद करूंगा कि आप ये जोखिम उठाएं, पर आप अगर न उठाना चाहें तो भले न उठाएं। वकालत छोड़कर लेखक बनने और अपने धंधे को अनिश्चित अवधि के लिए बंद करने की मांग करके मैं आप लोगों से कुछ कम नहीं मांग रहा हूं। यहाँ की हिंदी बोली समझने में मुझे कठिनाई होती है। कागज पत्र सब कैथी में या उर्दू में लिखे होते हैं, जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकता। इनके तर्जुमे की आशा मैं आपसे रखता हूँ। ये काम पैसे देकर कराना हमारे बस का नहीं। ये सब सेवा भाव से और बिना पैसे के होना चाहिए।
ब्रजकिशोर बाबू समझ गए, किंतु उन्होंने मुझसे और अपने साथियों से जिरह शुरू की। मेरी बातों के फलितार्थ पूछे। मेरे अनुमान के अनुसार वकीलों को किस हद तक त्याग करना चाहिए, कितनों की आवश्यकता होगी, थोड़े थोड़े लोग थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए आए तो काम चलेगा या नहीं, इत्यादि प्रश्न मुझसे पूछे। वकीलों से उन्होंने पूछा कि वे कितना त्याग कर सकते हैं। अंत में उन्होंने अपना ये निश्चय प्रकट किया, हम इतने लोग आप जो काम हमें सौंपेंगे वो करके देने के लिए तैयार रहेंगे। इनमें से जितनों को आप जिस समय चाहेंगे उतने आपके पास रहेंगे। जेल जाने की बात नहीं है, उसके लिए हम शक्ति संचय करने की कोशिश करेंगे। अहिंसा देवी का साक्षात्कार। मुझे तो किसानों की हालत की जांच करनी थी। नील के मालिकों के विरुद्ध जो शिकायतें थीं, उनमें कितनी सच्चाई है ये देखना था। इस काम के लिए हजारों किसानों से मिलने की जरूरत थी, किंतु उनके संपर्क में आने से पहले मुझे ये आवश्यक मालूम हुआ कि मैं नील के मालिकों की बात सुन लूं और कमिश्नर से मिल लूं। मैंने दोनों को चिट्ठी लिखी। मालिकों के मंत्री के साथ मेरी जो मुलाकात हुई उसमें उसने साफ कह दिया कि आपकी गिनती परदेसी में होती है, आपको हमारे और किसानों के बीच दखल नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो तो मुझे लिखकर सूचित कीजिए। मैंने मंत्री से नम्रतापूर्वक कहा कि मैं अपने को परदेशी नहीं मानता और किसान चाहें तो उनकी स्थिति की जांच करने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं कमिश्नर साहब से मिला। उन्होंने तो धमकाना ही शुरू कर दिया और मुझे सलाह दी कि आगे बढ़े बिना मैं तिरहुत छोड़ दूं। मैंने सारी बातें साथियों को सुनाकर कहा कि संभव है सरकार मुझे जांच करने से रोके और जेल जाने का समय मेरी अपेक्षा से भी पहले आ जाए। अगर गिरफ्तारी होनी ही है तो मुझे मोतीहारी में और संभव हो तो बेतिया में गिरफ्तार होना चाहिए। इसके लिए वहां मुझे जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। चंपारण तिरहुत विभाग का एक जिला है और मोतीहारी उसका मुख्य शहर। बेतिया के आसपास राजकुमार शुक्ल का घर था और उनके आसपास की कोठियों के किसान ज्यादा से ज्यादा कंगाल थे। राजकुमार शुक्ल को उनकी दशा दिखाने का लोभ था और मुझे अब उसे देखने की प्रबल इच्छा थी। अतएव मैं उसी दिन साथियों को लेकर मोतीहारी के लिए रवाना हो गया। मोतीहारी में गोरख बाबू ने आश्रय दिया और उनका घर धर्मशाला बन गया। हम सब मुश्किल से उसमें समा सकते थे। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन सुना कि मोतीहारी से कोई 5 मील दूर रहने वाले एक किसान पर अत्याचार किया गया है। मैंने निश्चय किया कि धरणीधर प्रसाद वकील को साथ लेकर मैं दूसरे दिन सवेरे उसे देखने जाऊंगा। सवेरे हाथी पर सवार होकर हम चल पड़े। चंपारण में हाथी का उपयोग लगभग उसी तरह होता है जिस तरह गुजरात में बैलगाड़ियों का। आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट का आदमी आ पहुंचा और मुझसे बोला कि सुपरिटेंडेंट साहब ने आपको सलाम भेजा है। मैं समझ गया। धरणीधर बाबू से मैंने आगे जाने को कहा। मैं उस जासूस के साथ उसकी भाड़े की गाड़ी में सवार हुआ। उसने मुझे चंपारण छोड़कर चले जाने का नोटिस दिया। वो मुझे घर ले गया और मेरी सलाह मांगी। मैंने जवाब दिया कि मैं चंपारण छोड़ना नहीं चाहता, मुझे तो और आगे बढ़ना है और जांच करनी है। निर्वासन की आज्ञा का अनादर करने के लिए मुझे दूसरे ही दिन कोर्ट में हाजिर रहने का सम्मन मिला। मैंने सारी रात जाग कर जो पत्र मुझे लिखने थे लिखे और ब्रजकिशोर बाबू को सब प्रकार की आवश्यक सूचनाएं दी। सम्मन की बात एकदम चारों तरफ फैल गई। लोग कहते थे कि उस दिन मोतीहारी में जैसा दृश्य देखा गया वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। गोरख बाबू के घर और दफ्तर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सौभाग्य से मैंने अपना सारा काम रात को निपटा लिया था, इसलिए मैं इस भीड़ को संभाल सका। साथियों का मूल्य मुझे पूरा पूरा मालूम हुआ। वो लोगों को संयत रखने में जुट गए। कचहरी में जहां जाता वहां लोगों के दल मेरे पीछे आते। कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट आदि के साथ भी मेरा एक प्रकार का संबंध स्थापित हो गया। सरकारी नोटिसों वगैरह के खिलाफ कानूनी विरोध करना चाहता तो मैं कर सकता था। इसके बदले मैंने उन सब नोटिसों को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों के साथ निजी व्यवहार में मिठास से काम लिया। इससे वो समझ गए कि मुझे उनका विरोध नहीं करना है, बल्कि उनकी आज्ञा का विनयपूर्वक विरोध करना है। इससे उनमें एक प्रकार की निर्भयता आ गई। मुझे तंग करने के बदले उन्होंने लोगों को काबू में रखने में मेरी और मेरे साथियों की सहायता का प्रसन्नतापूर्वक उपयोग किया, किंतु साथ ही वो समझ गए कि उनकी सत्ता आज से लुप्त हुई। लोग क्षण भर को दंड का भय छोड़कर अपने नए मित्र के प्रेम की सत्ता के अधीन हो गए। याद रहे कि चंपारण में मुझे कोई पहचानता न था। किसान वर्ग बिल्कुल अनपढ़ था। चंपारण गंगा के उस पार ठेठ हिमालय की तराई में नेपाल का समीपवर्ती प्रदेश है,
अर्थात नई दुनिया है। वहां न कहीं कांग्रेस का नाम सुनाई देता था, न कांग्रेस के कोई सदस्य दिखाई पड़ते थे। जिन्होंने नाम सुना था वे कांग्रेस का नाम लेने में अथवा उसमें सम्मिलित होने में डरते थे। आज कांग्रेस के नाम के बिना कांग्रेस ने और कांग्रेस के सेवकों ने इस प्रदेश में प्रवेश किया और कांग्रेस की दुहाई फिर गई। साथियों से परामर्श करके मैंने ये निश्चय किया कि कांग्रेस के नाम से कोई भी काम किया जाए। हमें नाम से नहीं बल्कि काम से मतलब था। कथनी नहीं, करनी की आवश्यकता थी। कांग्रेस का नाम यहाँ अप्रिय है। इस प्रदेश में कांग्रेस का अर्थ है वकीलों की आपसी खींचातानी, कानूनी गलियों से सटक जाने की कोशिश। कांग्रेस का अर्थ है बम का गोला। कांग्रेस यानी कथनी एक, करनी दूसरी। ये धारणा सरकार की और सरकार में रहे गोरों की थी। हमें ये सिद्ध करना था कि कांग्रेस ऐसी नहीं है, कांग्रेस तो दूसरी ही चीज है। इसलिए हमने कहीं भी कांग्रेस का नाम तक न लेने और लोगों को कांग्रेस की भौतिक देह का परिचय न कराने का निश्चय किया। हमने ये सोच लिया था कि वे उसके अक्षर को न जानकर उसकी आत्मा को जाने और उसका अनुसरण करें तो बस है, यही असली चीज है। अतएव कांग्रेस की ओर से किन्हीं गुप्त या प्रकट दूतों द्वारा कोई भूमिका तैयार नहीं कराई गई। उनके बीच किसी ने आज तक राजनीति का काम किया ही नहीं था। चंपारण के बाहर की दुनिया को वो नहीं जानते थे। फिर भी उनका और मेरा मिलाप पुराने मित्रों सा था। अतएव ये कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि अक्षरशः सत्य है कि इस कारण मैंने ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया। जब मैं साक्षात्कार के अपने अधिकार की जांच करता हूं तो मुझे लोगों के प्रति अपने प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रेम का अर्थ है प्रेम अथवा अहिंसा के प्रति मेरी अविचल श्रद्धा। चंपारण का ये दिन मेरे जीवन में कभी न भूलने वाला था। मेरे लिए, किसानों के लिए ये एक उत्सव का दिन था। सरकारी कानून के अनुसार मुझ पर मुकदमा चलाया जाने वाला था, पर सच पूछा जाए तो मुकदमा सरकार के विरुद्ध था। कमिश्नर ने मेरे विरुद्ध जो जाल बिछाया था उसमें उसने सरकार को ही फंसा दिया था। मुकदमा वापस लिया। मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट आदि घबराए हुए थे। उन्हें सूझ नहीं पड़ रहा था कि क्या किया जाए। सरकारी वकील सुनवाई मुलतवी रखने की मांग कर रहा था। मैं बीच में पड़ा और विनती की कि सुनवाई मुलतवी रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे चंपारण छोड़ने की नोटिस का अनादर करने का अपराध स्वीकार करना है। ये कहकर मैं उस बहुत ही छोटे बयान को पढ़ गया जो मैंने तैयार किया था, और वो इस प्रकार था। जाप्ता फौजदारी की दफा 144 के अनुसार दी हुई आज्ञा का खुला अनादर करने का गंभीर कदम मुझे क्यों उठाना पड़ा, इस संबंध में मैं एक छोटा सा बयान अदालत की अनुमति से देना चाहता हूं। मेरी नर्म सम्मति में ये प्रश्न अनादर का नहीं है, बल्कि स्थानीय सरकार और मेरे बीच मतभेद का प्रश्न है। मैं प्रदेश में जन सेवा और देश सेवा के उद्देश्य से आया हूं। नीलहे गोरे रैयत के साथ न्याय का व्यवहार नहीं करते, इस कारण उनकी मदद के लिए आने का प्रबल आग्रह मुझसे किया गया, इसलिए मुझे आना पड़ा है। समूचे प्रश्न का अध्ययन किए बिना मैं उनकी मदद किस प्रकार कर सकता था, इसलिए मैं इस प्रश्न का अध्ययन करने आया हूं और संभव हो तो सरकार और निलहों की सहायता लेकर इसका अध्ययन करना चाहता हूं। मेरे सामने कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है और मैं ये नहीं मान सकता कि मेरे आने से लोगों की शांति भंग होगी और खून खराबा होगा। मेरा दावा है कि इस विषय का मुझे अच्छा खासा अनुभव है, पर सरकार का विचार इस संबंध में मुझसे भिन्न है। उसकी कठिनाई को मैं समझता हूं और मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि उसे प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना होता है। कानून का आदर करने वाले एक प्रजाजन के नाते मुझे जो आज्ञा दी गई है उसे स्वीकार करने की स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिए और हुई थी, पर मुझे लगा कि वैसा करने में जिनके लिए मैं यहाँ आया हूं उनके प्रति रहे अपने कर्तव्य की मैं हत्या करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं उनकी सेवा उनके बीच रहकर ही कर सकता हूं, इसलिए स्वेच्छा से चंपारण छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इस धर्म संकट के कारण मुझे चंपारण से हटाने की जिम्मेदारी मैं सरकार पर डाले बिना नहीं रह सका। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोक जीवन में मुझ जैसी प्रतिष्ठा रखने वाले को कोई कदम उठाकर प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज जिस अटपटी परिस्थिति में हम पड़े हुए हैं उसमें मेरे जैसी परिस्थितियों में फंसे हुए स्वाभिमानी मनुष्य के सामने इसके सिवा दूसरा कोई सुरक्षित और सम्मान युक्त मार्ग नहीं है कि आज्ञा का अनादर करके उसके बदले में जो दंड प्राप्त हो उसे चुपचाप सहन कर लिया जाए।
आप मुझे जो सजा देना चाहें, उसे कम कराने की भावना से मैं ये बयान नहीं दे रहा। मुझे तो यही कहना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून को अर्थात अंतरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है, उसका अनुसरण करना ही मेरा उद्देश्य है। अब मुकदमे की सुनवाई को मुलतवी रखने की जरूरत न रही थी, किंतु चूंकि मजिस्ट्रेट और वकील ने इस परिणाम की आशा नहीं की थी, इसलिए सजा सुनाने के लिए अदालत ने केस मुलतवी रखा। मैंने वायसराय को सारी स्थिति तार द्वारा सूचित कर दी थी। पटना भी तार भेज दिया था। भारत भूषण, पंडित मालवीय जी आदि को भी वस्तु स्थिति की जानकारी तार से भेज दी थी। सजा सुनाने के लिए कोर्ट में जाने का समय हुआ। उससे कुछ पहले मेरे नाम मजिस्ट्रेट का हुक्म आया कि गवर्नर साहब की आज्ञा से मुकदमा वापस ले लिया गया है। साथ ही कलेक्टर का मुझे पत्र मिला कि मुझे जो जांच करनी हो मैं करूं और उसमें अधिकारियों की ओर से जो मदद आवश्यक हो सो मांग लूं। ऐसे तात्कालिक और शुभ परिणाम की आशा हम में से किसी ने नहीं रखी थी। मैं कलेक्टर मिस्टर हैकोंग से मिला। मुझे वो स्वयं भला और न्याय करने में तत्पर जान पड़ा। उसने कहा कि आपको जो कागज पत्र या कुछ और देखना हो सो आप मांग लें और मुझसे जब भी मिलना चाहें मिल लिया करें। दूसरी ओर सारे हिंदुस्तान को सत्याग्रह का अथवा कानून के सविनय भंग का पहला स्थानीय पदार्थ पाठ मिला। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई और चंपारण को तथा मेरी जांच को अनपेक्षित प्रसिद्धि मिल गई। अपनी जांच के लिए मुझे सरकार की ओर से तटस्थता की आवश्यकता तो थी ही, परंतु समाचार पत्रों की चर्चा की और उनके संवाददाताओं की आवश्यकता नहीं थी। यही नहीं, बल्कि उनकी आवश्यकता से अधिक टीकाओं से और जांच की लंबी चौड़ी रिपोर्टों से हानि होने का भय था। इसलिए मैंने खास अखबारों के संपादकों से प्रार्थना की थी कि वे रिपोर्टरों को भेजने का खर्च न उठाएं। जितना छपवाने की जरूरत होगी उतना मैं स्वयं भेजता रहूंगा और उन्हें खबर देता रहूंगा। मैं ये समझता था कि चंपारण के नील्हे खूब चिढ़े हुए हैं। मैं ये भी समझता था कि अधिकारी भी मन में खुश न होंगे। अखबारों में सच्ची झूठी खबरों के छपने से वे अधिक चिढ़ेंगे। उनकी चिढ़ का प्रभाव मुझ पर तो कुछ नहीं पड़ेगा, पर गरीब और डरपोक रैयत पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसा होने से जो सच्ची स्थिति में जानना चाहता हूं उसमें बाधा पड़ेगी। नील्हों की तरफ से विशैला आंदोलन शुरू हो चुका था। उनकी ओर से अखबारों में मेरे और मेरे साथियों के बारे में खूब झूठा प्रचार हुआ, किंतु मेरे अत्यंत सावधान रहने से और बारीक से बारीक बातों में भी सत्य पर दृढ़ रहने की आदत के कारण उनके प्रयास व्यर्थ गए। नील्हों ने ब्रजकिशोर बाबू की अनेक प्रकार से निंदा करने में जरा भी कसर बाकी नहीं रखी, पर ज्यों-ज्यों वे उनकी निंदा करते गए त्यों-त्यों ब्रजकिशोर बाबू की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ऐसी नाजुक स्थिति में मैंने रिपोर्टरों को आने के लिए जरा भी प्रोत्साहित नहीं किया, न नेताओं को बुलाया। मालवीय जी ने मुझे कहला भेजा था कि जब भी जरूरत समझें मुझे बुला लें, मैं आने को तैयार हूं। उन्हें भी मैंने तकलीफ नहीं दी। मैंने इस लड़ाई को कभी राजनीतिक रूप धारण नहीं करने दिया। जो कुछ होता था उसकी प्रासंगिक रिपोर्ट मैं मुख्य समाचार पत्रों को भेज दिया करता था। राजनीतिक काम करने के लिए भी जहां राजनीति की गुंजाइश न हो वहां उसे राजनीतिक स्वरूप देने से परहेज करना चाहिए, और इस प्रकार विषय का स्थानांतरण न करने से दोनों तरफ सुधार होता है। बहुत बार के अपने अनुभव से मैंने ये सब देख लिया था। चंपारण की लड़ाई ये सिद्ध कर रही थी कि शुद्ध लोक सेवा में प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रीति से राजनीति मौजूद रहती ही है। साथी ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। उनको शिष्य कहिए अथवा साथी, शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू, राम नवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंध्या बाबू और जनकधारी बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। ये तो बिहारियों का संघ हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे? स्वयं सिंधी होते हुए भी वे बिहारियों से भी बढ़कर बिहारी थे। मौलाना मजहरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में अपना हक दर्ज करा रखा था और वे महीने में 1-2 बार दर्शन दे जाते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया वैसे वैसे मैंने देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गांवों में शिक्षा का प्रवेश होना ही चाहिए।
लोगों का अज्ञान दयनीय था। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते या माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारा दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते। उन दिनों वहां पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी। स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों की सलाह करके पहले तो 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया गया। शर्त यह थी कि उन गांवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन व्यय दें। उसके दूसरे खर्च की व्यवस्था हम करेंगे। यहाँ के गांवों में पैसे की विपुलता नहीं थी, पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी। इसलिए लोग कच्चा अनाज देने के लिए तैयार हो गए थे। अब महान प्रश्न ये था कि शिक्षक कहां से लाए जाएं। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना ये थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल होना ही चाहिए। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की। उसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमण और पुंडलीक को भेजा। बंबई से अवंतिकाबाई गोखले आईं, दक्षिण से आनंदीबाई आईं। मैंने छोटे लाल, सुरेंद्रनाथ तथा अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिख मुझसे मिलने आए। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिख की पत्नी मणि बहन भी आईं। मैंने कस्तूरबाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संघ काफी था। श्रीमती अवंतिकाबाई और आनंदीबाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन पारिख और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती। चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। परिणाम ये निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चल निकलीं। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवंतिकाबाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। उनकी योग्यता भी काफी थी। इन बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था। पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा नहीं थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू, और आंगन इतने गंदे कि देखे न जा सकें। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा देने की जरूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जा सकते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करने की लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। इस काम में डॉक्टरों की सहायता की जरूरत थी। अतएव मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेह गांठ तो बंध ही चुकी थी। 6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देख रेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको ये समझा दिया गया था कि कोई भी निलहों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़े। शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें। कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी न रखे। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो।